स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम लोग अपनी तैयारी में रोज़ एक कदम, रोज़ एक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपके साथ लगातार आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लेकर जुड़ी हुई हूं। तो आज मैंने जिस टॉपिक को आपके लिए चुना है, जो वीडियो आपके लिए मैं आज लेकर आई हूँ, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय इतिहास की यदि बात की जाए, ख़ासकर मॉडर्न युग में, तो मराठों के बगैर इतिहास कंप्लीट नहीं होगा। तो आज मैंने आपके लिए मराठों का उत्कर्ष पर वीडियो बनाया है। मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम लोग पहले पार्ट में मराठा शासक शिवाजी के संदर्भ में देखेंगे और अगले पार्ट में यानी कि कल शिवाजी के उत्तराधिकारियों, पेशवा पर चर्चा करेंगे। आज हमारा चर्चा शिवाजी पर है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने वीडियो पर जाऊं, मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था। हमारा प्रश्न था कल वीडियो के अंत में कि भारत का सल्तनत कालीन कौन सा शासक है जिसने चमड़े की मुद्रा चलाई थी। तो इसका सही उत्तर कई छात्रों ने दिया। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक था और इसने सांकेतिक रूप से मुद्रा में चमड़े का प्रयोग किया और चमड़े की मुद्रा चलाई। अब हम लोग अपने आज की वीडियो पर चलते हैं। हमारा आज का वीडियो जो कि मराठाओं के उत्कर्ष पर है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिवाजी की। मराठा शासक की यदि बात की जाए तो इस वंश के संस्थापक शिवाजी थे। मराठाओं का जो साम्राज्य है, इसकी स्थापना शिवाजी के द्वारा की गई थी। अब जब बात शिवाजी की आई तो सबसे पहले बात कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ। तो शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ये जुनारगढ़ के समीप पड़ता है। शिवनेर का दुर्ग जुनार में है, के समीप है। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। ये वो समय था जब मुगलिया सल्तनत में शाहजहां का शासनकाल था। एक तरफ शाहजहां, यदि भारत की बात की जाए तो भारत के केंद्र दिल्ली में शाहजहां, और दूसरी तरफ यदि हम दक्षिण भारत की तरफ आएँ तो उद्भव हो रहा एक राजवंश मराठा। भारत का मानचित्र यदि देखते हैं तो भारत के ऊपर में उत्तर में दिल्ली, जहाँ से रूल कर रहा था मुगल शासक औरंगज़ेब, और नीचे की तरफ आते हैं तो दक्षिण भारत में एक जगह जिसे आज हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, वहाँ मराठाओं का उत्कर्ष हो रहा था। शिवाजी जो कि 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में जन्मे। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था। शिवाजी जन्म से ही एक प्रतिभाशाली बालक थे। कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं, यानी कि जो बच्चा किस लक्षण का होने वाला है, वो बच्चा जब बाल्यकाल में ही होता है तो उसकी एक अलग प्रतिभा, एक अलग चमक दिखाई देने लगती है। शिवाजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो ली वो ली कोंडदेव से। यानी कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो उनके गुरु का नाम कोंडदेव था। माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले, गुरुदेव कोंडदेव, और जन्म 6 अप्रैल 1627 शिवनेर का दुर्ग, कहाँ, जुनार के समीप। अब यहाँ से और आगे बढ़ती है शिवाजी की ज़िंदगी और उनका विवाह होता है। शिवाजी का विवाह होता है साईबाई निम्बलाकर से। साईबाई निम्बलाकर नामक स्त्री से 1640 ईस्वी में शिवाजी का विवाह होता है। आप सोच सकते हैं कि एक बालक 1627 में जन्म लेता है और 1640 में उसका विवाह होता है, तो उसके विवाह बाल विवाह में आ रहा है, यानी बहुत ही अल्प आयु में उनका विवाह हो जाता है। शिवाजी ने अपना पहला सैन्य अभियान 1644 में किया। उन्होंने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी पर अधिकार करके, तोरण नामक पहाड़ी पर एक किला था जिस पर अधिकार करके अपने पहले सफल सैन्य अभियान का परिचय दिया। तो एक शॉर्ट नोट हो गई कि शिवाजी जिनका जन्म
6 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ। शिवनेर का दुर्ग जो कि जुनार के समीप है। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माताजी का नाम जीजाबाई, शिवाजी के गुरु का नाम कुंडदेव और शिवाजी का विवाह 1640 ईस्वी में साईबाई निमलाकर नामक स्त्री से होती है। शिवाजी 1644 ईस्वी में अपना पहला सैन्य अभियान करते हैं, वो भी किसके? तोरण पहाड़ी पर स्थित किला पर अधिकार करके। इसके बाद हम शिवाजी की उपलब्धियों को देखने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं 1656 में। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। शिवाजी ने अपनी राजधानी कब बनाई? 1656 में शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाई। इसके बाद शिवाजी और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे, और 1664 ईस्वी में शिवाजी सूरत पर अधिकार कर लेते हैं। शिवाजी ने सूरत पर अधिकार किया 1664 ईस्वी में, और यही बाद में शिवाजी ने 1679 में भी पुनः सूरत पर आक्रमण किया, और 1664 और 1679 इन दोनों समय शिवाजी ने सूरत में काफ़ी लूटा, धन लूटा। वहाँ उनके जाने का जो मकसद था वो था एक बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति, जिससे कि वो मराठा राज्य को मजबूत बना सकें, मराठा सैनिक को संगठित कर सकें और एक मजबूत नीति के साथ आगे बढ़ सकें। शिवाजी ने 1665 में ही पुरंदर की संधि की। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। 1664 और 1679 में शिवाजी ने सूरत को लूटा। 1665 में, यानी 64 में सूरत लूटने के बाद 1665 में शिवाजी ने पुरंदर की संधि की। अब बात ये आती है कि शिवाजी ने पुरंदर की संधि की किससे? तो शिवाजी ने पुरंदर की संधि महाराजा जयसिंह से की थी। पुरंदर की संधि महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुआ था। इसके बाद शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर दिया। 16 अगस्त 1666 को शिवाजी उस जयपुर भवन से भाग निकले। औरंगजेब, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक तरफ मराठा उत्कर्ष शिवाजी के नेतृत्व में हो रहा था, तो दूसरी ओर मुगल शासक औरंगजेब था जो दिल्ली में सत्ता की कमान संभाले हुआ था। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से औरंगजेब भी भयभीत था। औरंगजेब भी नहीं चाहता था कि शिवाजी की शक्ति का विस्तार हो और वो विस्तार करते हुए कहीं दिल्ली तक ना पहुंच जाए, और इसी भय से शिवाजी को 1666 में, मई 1666 में औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया जाता है छलपूर्वक, और उन्हें कैद करके रखा जाता है जोधपुर के किले में, जिसे हम जयपुर भवन के नाम से जानते हैं। वहाँ शिवाजी को बंदी बनाकर रखा जाता है, लेकिन शिवाजी तो शिवाजी थे। मई में कैद हुए और 16 अगस्त 1666 को कैद से भाग निकले। शिवाजी ने अपने शासनकाल में कई ऐसे कार्य किए जिससे कि शिवाजी का सैन्य संगठन मजबूत हुआ। शिवाजी ने कर व्यवस्था मजबूत किया। शिवाजी ने एक मराठा साम्राज्य को अलग पहचान दिलाई, जो बाद में उनके उत्तराधिकारियों के रूप में मराठाओं को उनकी जो दी हुई शक्ति थी वो प्राप्त होती है। शिवाजी के साथ दुर्भाग्य ये रहा कि इनकी मृत्यु काफ़ी अल्पकाल में हो गई। अल्पकाल कहने से तात्पर्य ये है कि 1680 ईस्वी में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु मात्र 53 वर्ष की आयु में हो गई। तो ये जो आपने अभी देखा हमारे साथ, ये शिवाजी का जन्म, अभियान और मृत्यु तक की बात थी, लेकिन शिवाजी द्वारा किए गए कुछ कार्य भी हमें देखना है। तो आइए देखते हैं शिवाजी द्वारा किए गए कार्य। शिवाजी के अगर हम कार्यों को देखें, ये तो उनके जीवन की बातें हो गई। अगर कार्य को देखें तो हम लोग उसे
2-3 तरह से बांट कर देख सकते हैं, उनके प्रशासनिक कार्य, उनके सैनिक कार्य और उनका जो राजस्व का कार्य था। इन तीनों को हम लोग अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले यदि उनके प्रशासनिक कार्य की बात करें तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था और उसमें सबसे प्रमुख पद पेशवा का होता था। अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग अधिकारी होते थे और इन सारे अधिकारियों के समूह को यानी मंत्रियों के समूह को हम लोग अष्टप्रधान के रूप में देखते हैं। लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा पद था वो पेशवा का था। उनके नीचे सुमंत थे, आमात्य थे, न्यायिक अधिकारी थे, दंड नायक थे, कई सारे पद थे। लेकिन इन पदों की संख्या 8 थी और उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था और अष्टप्रधानों में ही सबसे बड़ा पद पेशवा का होता था, जिन्हें हम आज के संदर्भ में यदि कहें तो प्रधानमंत्री कह सकते हैं। शिवाजी के शासनकाल में जो राजकाज की भाषाएं थीं, जो वहाँ की सरकारी भाषा थी, जो दरबारी भाषा थी, वो मराठा थी। यानी कि सारे सरकारी काम मराठा भाषा में होते थे। मराठा भाषा को ही शिवाजी ने अपने दरबार की भाषा घोषित की थी क्योंकि ये उनकी क्षेत्रीय भाषा थी। शिवाजी ने अपने कार्यों को संचालित करने के लिए अलग अलग विभाग बनाए थे और इन विभागों में अलग अलग मंत्री होते थे, जैसे न्याय व्यवस्था के लिए अलग, धर्म संसद के लिए अलग, धार्मिक मामलों के लिए धर्माधिकारी, पत्राचार के माध्यम के लिए अलग, विदेश मामले के लिए अलग। यानी कि कुल मिलाकर 8 मंत्रालय का निर्माण किया गया था और यही 8 मंत्रालय अष्टप्रधान के नाम से जाने जाते थे। शिवाजी ने 3 प्रकार के सेना की व्यवस्था की थी। जो पहली सेना थी इसको पागा सेना कहते थे। ये नियमित रूप से यानी अस्थायी रूप से घुड़सवार सैनिक होते थे जो घोड़े से लैस होते थे और ये नियमित सैनिक थे। ऐसा नहीं था कि युद्ध के समय इनको बुलाया जाए और फिर हटा दिया जाए। ये रेगुलर बेस के सैनिक थे, रेगुलर सैनिक थे। इसके बाद दूसरी जो सैनिक टुकड़ी थी उसे सिलहदार कहते थे। क्या बोलते थे? सिलहदार। ये वो सैन्य टुकड़ी थी जो अस्थायी तौर से घुड़सवार सेनाओं की थी, जिन्हें केवल और केवल किसी आपातकाल में यानी युद्ध की स्थिति में कर वसूलने के लिए या किसी बाहरी आक्रमण के समय प्रयोग किया जाता था। इन्हें सिलहदार कहते थे। और तीसरी समिति और अंतिम समिति सेना की, हम बात किसकी कर रहे हैं? सेना की। तो वो थी पैदल सेना। ये वो सेना थी जो होती तो अस्थायी थी, लेकिन न ये घुड़सवार थी, न गज सवार थी, न रथ सवार थी। ये पैदल थी और हमेशा पैदल ही गश्त करती थी, युद्ध लड़ती थी और युद्ध रण में ये सबसे आगे खड़ी की जाती थी। तो आपने देखा कि सेनाओं का 3 कंस्ट्रक्शन था। पहला पागा सेना, दूसरा सिलहदार और तीसरा पैदल सेना। तो शिवाजी ने अपने सैन्य टुकड़ियों को इन 3 वर्गों में विभाजित कर रखा था। अब जो अंतिम कार्य है शिवाजी का वो ये है कि शिवाजी ने कर किस प्रकार लगाए थे। तो शिवाजी के शासनकाल में 2 प्रकार के करों की व्यवस्था थी। एक था चौथ और दूसरा था जिसे कहते थे सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी ये 2 प्रकार के कर शिवाजी द्वारा निरूपित किए गए थे। अगर हम चौथ की बात करें तो यह किसी एक क्षेत्र को बर्बाद ना करने के बदले आम जनता राजा को देती थी। अपनी उपज का 1/6 भाग राजा को इसलिए देती थी कि राजा इनके क्षेत्र को बर्बाद ना करे। ये चौथ कहलाता था। और दूसरा कर था जिसे कहा जाता था सरदेशमुखी। इसका हक का दावा करके शिवाजी ये सिद्ध करना चाहते थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ देशमुख हूँ, मैं आपका शासक हूँ। मैं शिवाजी खुद को मराठाओं का प्रमुख सिद्ध करने के लिए सरदेशमुखी लगाते थे और इस कर को लगाने का आशय ही यही था कि जनता समझ सके कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ देशमुख हूँ, देश को चलाने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो
शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर हैं, चौथ और सरदेश मुखी। तो आपने आज अपने वीडियो में देखा शिवाजी की जीवनी, शिवाजी के अभियान, शिवाजी के द्वारा प्रशासनिक कार्य, शिवाजी द्वारा जो सेना की टुकड़ियों का गठन था और शिवाजी के द्वारा निरूपित किए गए कर। तो ये मैंने मराठा उत्कर्ष का एक भाग आपके साथ साझा किया। दूसरा भाग जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों और पेशवाओं से संबंधित है, इसे हम अपने अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन जाते जाते आप भूल ना जाएं और मैं भूल ना जाऊं, पर मुझे याद ज़रूर रहता है कि आपका बूस्टर डोज बचा हुआ है। बूस्टर डोज मतलब अंत में दिया जाने वाला प्रश्न। हम कुछ भी भूल सकते हैं लेकिन अंतिम प्रश्न नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न तो मुझे याद दिलाता है कि आप कितना हमारे साथ लगे हुए हैं जब आप कमेंट करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न करंट से है, बिहार के किस ज़िले में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। बिहार के किस ज़िले में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है? और इसी प्रश्न के साथ एक और प्रश्न है कि इस इंडस्ट्रियल पार्क के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है? तो बिहार के किस ज़िले में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है और इसे बनाने के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है? उत्तर कमेंट में दें। और मैं बार बार कहती हूँ कि यदि आपको किसी अन्य विषय, किसी अन्य टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं आपके लिए ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और यदि चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।